स्टार एजुकेशन पॉइंट के ऑनलाइन क्लास में पुनः स्वागत है बच्चों। और हम आपके लिए प्रकाश के व्यतिकरण में एक पुनः नया क्वेश्चन लेकर उपस्थित हुए हैं। और आपको जैसा कि मालूम है कि हम लोग यंग के व्यतिकरण का प्रयोग पढ़ रहे हैं, जिसमें 2 लॉन्ग क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं। अब अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आपके बोर्ड पर है, तो इस क्वेश्चन को पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन कहता क्या है। तो क्वेश्चन है कि यंग के व्यतिकरण प्रयोग में लैम्डा तरंगदैर्घ्य वाले 2 में से एक रेखा छिद्र के सामने P मोटाई एवं म्यू अपवर्तनांक वाले पारदर्शक प्लेट, जैसे अवरक का पारदर्शक प्लेट हो या कांच के पारदर्शक प्लेट हो, को यदि रख दिया जाए तो पर्दे पर स्थानांतरित होने वाले व्यतिकरण फ्रिंजों की कुल संख्या n के लिए व्यंजक प्राप्त करें। तो हम लोग समझ लेते हैं कि पहले ये क्वेश्चन है क्या। तो आइए देखते हैं। ये इस चित्र को देखकर आप समझ गए होंगे कि ये यंग के व्यतिकरण के प्रयोग का ही रेखा चित्र है। तो आइए देखते हैं इस चित्र में क्या सब चीज है। तो यंग के व्यतिकरण प्रयोग में आपको मालूम है एक वर्णी मूल स्रोत है प्रकाश का, और इसका SO ये मूल प्रकाश स्रोत है। इस मूल प्रकाश स्रोत के ठीक सामने एक लंबवत रूप से एक स्लिट रखी जाती है, जिसमें 2 बराबर साइज का काफी संकीर्ण छिद्र होता है। और इसी को जब मूल प्रकाश स्रोत से प्रकाशित किया जाता है तो ये दोनों छिद्र जो है वो प्रकाशित होने लगती है, और जिससे ये दोनों छिद्र कला संबद्ध स्रोत का काम करने लगता है। और यहाँ से समान आयाम और समान आवृत्ति वाली और समान तरंगदैर्घ्य वाली प्रकाश तरंगें उत्सर्जित करने लगती है। और ये प्रकाश तरंगें पर्दे के विभिन्न बिंदुओं पर आपस में चलकर अध्यारोपित होती है। इस अध्यारोपण के कारण यहाँ पर व्यतिकरण की घटना संपन्न होती है, जिसके कारण काली चमकीली लगातार क्रमवर्ती फ्रिंजें प्राप्त होती है, धारियां प्राप्त होती है। इस प्रकार की धारी जैसे गिलहरी के पीठ पर धारी होता है, ऐसा ही धारी यहाँ पर पर्दे पर दिखाई देगी इस प्रकार से। अब इस क्वेश्चन में कहता है कि वो तो ठीक है, ये प्रयोग शुरू हो गया। अब इस प्रयोग में आप देखिए कि यहाँ पर जो O बिंदु है, यहाँ फ्रिंजों का सेंट्रल मैक्सिमा होता है, अर्थात जितने भी फ्रिंजें होती है इसका ठीक जो है मध्य हिस्सा को सेंट्रल मैक्सिमा कहा जाता है, जहां पर यहाँ पर हमेशा ब्राइट फ्रिंज बनती है, मतलब चमकीला फ्रिंज बनता है, जो पिछले लॉन्ग क्वेश्चन में आपको बता दिया गया है। तो ये सेंटर हो गया फ्रिंजों का, सेंट्रल मैक्सिमा। हिंदी में इसको कहते हैं केंद्रीय उच्चिष्ठ, केंद्रीय उच्चिष्ठ। अब यहाँ तक तो ठीक है। अब इस चित्र में मान लिया गया है कि जो कला संबद्ध स्रोत S1 S2 है, यहाँ से पर्दे तक की दूरी D है, और इन दोनों स्रोतों के बीच की दूरी छोटी d है। और प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य होगा, जो पर्दे पर जा रही है प्रकाश, उसके तरंग का तरंगदैर्घ्य लैम्डा मान लिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये हम लोगों ने पिछले क्वेश्चनों में पढ़ा है कि व्यतिकरण में समकोषी और विनाशी दोनों प्रकार का व्यतिकरण होता है। और समकोषी व्यतिकरण होता है तो ब्राइट फ्रिंज बनती है, मतलब चमकीला। और जब विनाशी व्यतिकरण होता है तो काला फ्रिंज बनता है। तो समकोषी व्यतिकरण के कारण जो है ये चमकीला फ्रिंज बन रहा है। ये सब जो बीच बीच में खाली स्थान दिख रहा है ये चमकीला है, और जो काला काला दिख रहा है ये विनाशी व्यतिकरण के कारण ये फ्रिंजें बन रही है। तो काफी अधिक संख्या में ये फ्रिंजें होती है। तो इसमें हम लोगों ने पढ़ा है कि वो तरंगों के पथांतर पर निर्भर करता है कि समकोषी बनेगा, समकोषी व्यतिकरण होगा या विनाशी होगा।
अर्थात ब्राइट फ्रिंज बनेगा या फिर डार्क फ्रिंज बनेगा। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि समकोषी व्यतिकरण अर्थात जब ब्राइट फ्रिंज बनेगी तो दो तरंगों के बीच में जो पथांतर होगा वो पथांतर जो है लैम्डा बाय 2 का समगुणज या n लैम्डा के बराबर होगा, और विनाशी व्यतिकरण में पथांतर जो है वो लैम्डा बाय 2 का विषम गुणज होगा। तो ये पथांतर पर डिपेंड करता है। और हम लोगों ने पिछले वीडियो में ये भी देखा था कि सेंट्रल मैक्सिमा के पास देखिए दोनों स्रोतों से चलने वाली जो प्रकाश की तरंगे होगी उसके पथ में कोई अंतर नहीं है, अर्थात जितनी दूरी ये है S1O उतना ही दूरी S2O है। मतलब सेंट्रल मैक्सिमा के लिए पथांतर क्या होता है, शून्य होता है। तो इतना बात हम लोग जान चुके हैं। अब ये क्वेश्चन क्या करता है कि प्रारंभ में तो ऐसा किरणारेख है, ऐसा चित्र है। अब कहता है कि दो में से एक छिद्र के सामने, दो में से एक छिद्र के सामने T मोटाई वाला, दो में से एक छिद्र के सामने T मोटाई वाला कोई पारदर्शक प्लेट रख दिया जाता है जिसका अपवर्तनांक म्यू है। तो ऐसा होने से क्या होगा कि ये जो सेंट्रल मैक्सिमा यहां पर था, वो बिंदु पर था, ये सेंट्रल मैक्सिमा यहां से उछलकर x दूरी आगे चली जाती है और पर्दे के P बिंदु पर पहुंच जाती है, यहां से उछलकर यहां चला जाता है। तो जब यहां सेंट्रल मैक्सिमा यहां चली जाएगी, स्थानांतरित हो जाएगी, शिफ्ट कर जाएगी, तो इसके साथ साथ जो ये फ्रिंजें हैं ये भी तो यहां से उठ करके यहां चली जाएगी। तो कहता है प्रश्न में कि ये जो प्लेट यहां पर रखेंगे तो कितनी संख्या में फ्रिंज स्थानांतरित हो जाएगा, मतलब यहां से स्थानांतरित होकर यहां जो चला गया कितनी संख्या में यहां फ्रिंजें चली जाएगी। तो आइए थोड़ा सा समझते हैं कि मान लीजिए कि n फ्रिंज जो है वो यहां से P बिंदु तक में शिफ्ट कर गया है, और एक फ्रिंज की चौड़ाई जो पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था, फ्रिंज की चौड़ाई बीटा बराबर लैम्डा बड़ी डी बाई छोटी डी, ऐसा सूत्र निकाला था। तो एक फ्रिंज की चौड़ाई यदि बीटा मान लें तो n फ्रिंज शिफ्ट किया है तो टोटल कितनी दूरी हो जाएगी यहां से यहां तक। एक फ्रिंज की चौड़ाई बीटा, दो फ्रिंज की दो बीटा, n फ्रिंज की n बीटा, तो n बीटा जो दूरी हो जाएगी वही दूरी क्या होगी, x होगी। तो हम लोग को सबसे पहले क्या करना चाहिए कि x का मान निकाल लेना चाहिए, उसी से पता चलेगा कि कितनी फ्रिंजें शिफ्ट कर गई है। तो आशा है बच्चों कि आपने इस क्वेश्चन को समझ लिया होगा। अब इसको लिखेंगे कैसे, सूत्र कैसे निकालेंगे, तो आइए हम लोग बोर्ड पर देखते हैं। ये तो यहां पर लिखते हैं कि यंग के व्यतिकरण प्रयोग में कला संबद्ध स्रोत S1 तथा S2 से उत्सर्जित प्रकाश तरंगों का तरंगदैर्घ्य कितना मान लेते हैं, प्रकाश तरंगों का तरंगदैर्घ्य लैम्डा है। और इन स्रोतों का मतलब S1 और S2 स्रोत से, इन स्रोतों से सामने रखे पर्दे की दूरी बराबर d है। तो देखिए इस स्रोत से पर्दे की दूरी, यही ना पर्दा है हम लोग का, ये d है। और S1 तथा S2 स्रोतों के बीच की दूरी बराबर
देखिए S1 और S2 कला संबद्ध स्रोतों के बीच की दूरी क्या है, तो D है, ऐसा मान लिया हम लोगों ने। अब देखिए प्रकाश का अध्यारोपण हो रहा है पर्दे पर, तो यहां पर लिखते हैं कि पर्दे पर प्रकाश के मूल अक्ष, प्रकाश के मूल अक्ष SO से P बिंदु की दूरी, P बिंदु की दूरी जो OP है उसका मान क्या है, x है। देखिए OP का मान x है, ऐसा मान लेते हैं। तो प्रारंभ में का क्या मतलब है कि जिस टाइम में हम लोग ये जो आप प्लेट देख रहे हैं पारदर्शक, वो नहीं रखे हों, अर्थात इसको हटा देते हैं। प्रारंभ में जब नहीं रखे हों तो P बिंदु पर पहुंचने वाले प्रकाश तरंगों के बीच पथांतर क्या होगा। तो प्रारंभ में P बिंदु पर S1 तथा S2 स्रोतों से पहुंचने वाली तरंगों के बीच पथांतर, ये डेल्टा P, पथांतर कैसे निकालेंगे बच्चों, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ऐसे लंब डाल देंगे। ये देखिए ये पथ बड़ा था ना S2P S1P से, तो लंब डाल दिया, ये रहा लंब, तो ये हम लोग का पथांतर क्या हो गया, डेल्टा P। तो कैसे निकलेगा ये, तो बड़ा वाला पथ में छोटा वाला पथ को घटा लेंगे, तो पथांतर डेल्टा P बराबर हो गया S2P घटाओ S1P, ये हो। और पिछले वीडियो में बच्चों हम लोगों ने निकाला था कि P बिंदु पर जो पथांतर होगा वो x इंटू छोटी d बाय बड़ी D होगी। यदि ये समझ में नहीं आ गए तो पिछला, इसके ठीक पीछे जो पिछले दिन बताया गया था उसमें इस चीज को निकाला गया है, इसको आप देख सकते हैं वहां से। यहाँ पर उसको निकालना नहीं है, सीधे इसको डायरेक्ट रख देना है। तो x जो दूरी हुआ OP वो होगा, ये कला संबद्ध स्रोतों के बीच की दूरी, ये पर्दे की दूरी, ये लिख दिया हम लोगों ने। तो प्रारंभिक काम हम लोगों ने कर लिया है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि चित्र से, यहां पर एक चीज मान लेते हैं कि चित्र में फ्रिंजों की चौड़ाई, फ्रिंजों की चौड़ाई कितनी है, तो बीटा है, और O से P तक फ्रिंजों की कुल संख्या, O से लेकर P तक फ्रिंजों की कुल संख्या n है, और यही n तो हम लोग को निकालनी है, ठीक ना। तो इसलिए दूरी जो पूरा पर्दा पर है O से लेकर P तक, OP बराबर दूरी क्या है, x। ये x दूरी किसके बराबर हो जाएगी, एक फ्रिंज की चौड़ाई बीटा, 2 की 2 बीटा, तो n फ्रिंज यदि O से P तक है तो n बीटा होगी, और वही चौड़ाई तो पूरा दूरी क्या है, x है, इसीलिए x बराबर क्या होगा, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे n बीटा। इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब आइए अब क्या करते हैं कि 2 में से एक स्रोत के सामने T मोटाई वाला और म्यू अपवर्तनांक वाला एक कांच या अवरक का पारदर्शक प्लेट रख देते हैं।
तो जैसे ही रखा जाएगा तो ये जो सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ था वो स्थानांतरित होके यहाँ चलाएगा। तो यहां से यहां तक में कितना फ्रिंज था, n। तो ये n फ्रिंज में क्या हुआ है, शिफ्ट कर दिया है। तो इसको लिखेंगे कि प्रयोग के दूसरे चरण में S1 स्रोत के सामने T मोटाई तथा म्यू अपवर्तनांक वाले कांच के प्लेट को रख देने पर n फ्रिंजें विस्थापित होती है, n फ्रिंजें विस्थापित होती है, जिससे O बिंदु पर का केंद्रीय उच्चिष्ट मतलब सेंट्रल मैक्सिमा, O बिंदु पर का केंद्रीय उच्चिष्ट P बिंदु पर स्थानांतरित हो जाती है। तो यहां का स्थानांतरित होकर कहां चला गया, P बिंदु पर। अब चूंकि सेंट्रल मैक्सिमा के लिए दो तरंगों के बीच का पथांतर बच्चों शून्य होता है, तो O बिंदु पर तो ये दोनों तरंग के बीच में कोई पथांतर नहीं था, तभी तो सेंट्रल मैक्सिमा बोल रहे थे। अब यदि O बिंदु का सेंट्रल मैक्सिमा P पर चला गया है तो इसका मतलब है कि वहां पर भी यहां से चलने वाला और यहां से चलने वाली दोनों तरंगों के बीच का पथांतर अवश्य शून्य होगा। तो आइए लिखते हैं, अतः पुनः P बिंदु पर प्रकाश तरंगों के बीच पथांतर, अब लिखते हैं डेल्टा P बराबर, कैसे लिखेंगे, S2P घटाओ। अब देखिए यहाँ पर हम लोग S2P तो ये लिख दिए, इसके सामने तो कोई प्लेट नहीं रखे थे, लेकिन इसके सामने तो प्लेट रख दिए हैं। तो देखिए अब जैसे ही प्लेट रख दीजिएगा, आप जानते हैं बच्चों कि किसी भी पारदर्शक माध्यम में प्रकाशिक पथ की लंबाई अपवर्तनांक गुना उसकी मोटाई होती है। अर्थात इसमें प्रकाश की जो लंबाई होगी, प्रकाश द्वारा चली गई जो दूरी होगी, वो म्यू इंटू टी के बराबर होगा, और हवा में चलता है तो टी दूरी ही होता केवल। तो इसलिए जो है हम लोग क्या करेंगे, पहले S1P में T को घटा लेंगे। तो ये हो गया प्रकाश द्वारा हवा में तय की गई दूरी, और प्रकाश द्वारा कांच में तय की गई दूरी। तो कांच में तय की गई दूरी म्यू इंटू क्या हो जाएगा, T हो जाएगा ये। तो यहाँ पर आप लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है कि ये S1P दूरी कैसे निकाल लेते हैं। तो देखिए प्रकाश जब यहाँ से चली है तो कुछ दूरी हवा में चली और कुछ दूरी कांच में चली। तो बताइए आपकी हवा में कितनी चली यहाँ से यहाँ तक, तो ये जो T मोटाई का था, तो ये T लंबाई में तो हवा नहीं था, तो इसलिए S1P में इस T को पहले घटा लेंगे। तो हवा में तय की गई दूरी निकल गई। उसके बाद कांच में चली गई दूरी कितनी होगी, तो कांच में चली गई प्रकाशिक पथ की लंबाई म्यू गुना T होती है, तो फिर उसको जोड़ लेंगे। इस प्रकार हवा में चली गई दूरी S1P में T घटा लिया यहाँ पर, और इसमें फिर जो है कांच में चली गई दूरी को जोड़ लिया।
इस प्रकार S1 से P तक प्रकाश द्वारा तय की गई कुल दूरी को हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया है। तो आशा है बच्चों कि इसको आपने समझ लिया होगा। फिर से बता देते हैं कि जैसे ही कांच का प्लेट यहाँ पर रखा आपने तो S2P दूरी हो गई और इसमें क्या करना है, पथांतर निकालने के लिए S1P को घटाना है। तो S1P जो है उसमें देख रहे हैं आप कि कुछ दूरी हवा में प्रकाश चल रही है और कुछ दूरी कांच में चल रही है। तो हवा में कितनी चली, तो यहाँ से यहाँ के बीच में ये जो कांच पड़ रहा है तो पूरी दूरी में कांच की मोटाई को घटा लेंगे। तो वो घट जाने के बाद S1P घटाव T हो गया, जो यहाँ पर हमने लिख दिया है S1P घटाव T। और उसके बाद जो है कांच में चली गई दूरी म्यू इंटू T, जो प्रकाशित पथ की लंबाई कांच में है, उसको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। लेकिन चूंकि सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ से वहां गई है और सेंट्रल मैक्सिमा के लिए आप जानते हैं कि दोनों तरंगों के बीच का जो पथांतर होता है वो शून्य होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि पथांतर जो है ये शून्य हो गया, बगल में लिख देंगे सेंट्रल मैक्सिमा के लिए। ऐसा हो गया। तो आइए यहाँ पर देखते हैं, इसको हल करते हैं। S2P घटाव S1P या माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस T, माइनस प्लस माइनस म्यू इंटू T या बराबर क्या हो गया, 0। तो इसको हल करते हैं, S2P माइनस S1P प्लस, यहाँ पर देखिए इसको एक काम करते हैं कि इस दोनों को उस तरफ ले जाते हैं, तो माइनस वाला टर्म प्लस हो जाएगा और प्लस वाला टर्म उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तब यहाँ पर लिखते हैं S2P माइनस S1P बराबर म्यू माइनस 1 इंटू T, और इसको समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। तो शायद यहाँ तक आप समझ गए होंगे। लेकिन ये जो S2P है ये हम लोगों ने पहले कितना निकाला है, यह देखिए x इंटू डी बाई डी। अब क्या करेंगे, इसके दोनों को कंपेरिजन करेंगे, दोनों या कह सकते हैं कि इसके मान को उठा के यहाँ रखने पर। तो आइए यहाँ पर लिखते हैं कि समीकरण 3 में S2P घटाव S1P का मान समीकरण नंबर 1 से रखने पर रख डालिए, देखिए क्या होता है, रखिए। तो देखिए यहाँ पर लिखते हैं, पहले हम लोग S2P माइनस S1P का मान कितना है, x इंटू डी बाई डी है, लिख दिया। और उसके बाद देखिए कितना है, म्यू माइनस 1 इंटू टी हो गया, तो लिख दिया ये अभी। परंतु हम लोग x का मान कितना यहाँ पर लिखे हैं, n बीटा, तो परंतु यहाँ पर क्या लिख देंगे, n बीटा इंटू डी बाई डी बराबर म्यू माइनस 1 इंटू टी, बगल में लिख दीजिए। समीकरण नंबर 2 से ऐसा किया, ठीक है। और बच्चों पिछले दिन हम लोगों ने व्यतिकरण फ्रिंजों की चौड़ाई के लिए व्यंजक लिखा था, जो कि बीटा बराबर लेमडा इंटू बड़ी डी बाई छोटी डी होती है। पिछला वीडियो में हमने आपको लॉन्ग क्वेश्चन में दिखाया था, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में। तो अब हम लोग क्या करेंगे, n का तो n लिख दिए, अब बीटा के बदले ये वाला लिखेंगे, तो इस बीटा के बदले लिखते हैं लेमडा बड़ी डी बाई छोटी डी, ये वाला फिर लिखते हैं डी बाई बड़ी डी म्यू माइनस 1 इंटू टी। ये इसको काट दिया और ये इसको काट दिया, ठीक ना। इसलिए स्थानांतरित फ्रिंजों की कुल संख्या n बराबर, अब n का मान निकालते हैं, तो ये क्या है, म्यू माइनस 1 इंटू टी, और लेमडा से क्या हो जाएगा,
भाग हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोगों ने व्यतिकरण वाली घटना में जैसे ही किसी दो में से एक स्रोत के बीच में एक पारदर्शक प्लेट रख देते हैं, फिर यह कितनी संख्या में शिफ्ट करती है उसके लिए अभिष्ट व्यंजक प्राप्त हो जाता है। तो इतना ही निकालना था बच्चों हम लोगों को। अब इस सूत्र में देखिए 1 2 3 4 पद मौजूद है। इसमें से कोई भी 3 पद यदि हमको मालूम है पहले से तो चौथे पद का मान हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए स्थानांतरित होने वाली फ्रिंजों की संख्या आपको पहले से मालूम हो और जो कांच या कोई अन्य पदार्थ रखे उसका पूर्णांक मालूम हो, उसकी मोटाई भी आपने स्क्रू गेज की मदद से पहले ही निकाल लिया है, तो आपको निश्चित तौर पर प्रकाश का तरंग दैर्घ्य जो है इस सूत्र से आप निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से यदि प्रकाश का तरंग दैर्घ्य मालूम हो, शिफ्ट होने वाले फ्रिंजों की संख्या मालूम हो, मोटाई भी मालूम हो पारदर्शक प्लेट का, तो उसका अपवर्तनांक निकाल सकते हैं। तो ये सूत्र जो है बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। इसकी मदद से बहुत सारी चीजों की जानकारी हमें प्राप्त हो सकती है और न्यूमेरिकल में भी ऐसा पूछा जा सकता है इस सूत्र पर। तो आशा है बच्चों इस क्वेश्चन को आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा और इसको दोबारा आप फिर से देखिएगा और अपने से इस सूत्र को बनाने का कोशिश कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक और क्वेश्चन लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।